हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 बीकॉम सेमेस्टर 4 का ये कोर पेपर 10 है। इसका भी एग्ज़ाम एक दो दिन में है, 27 जुलाई को है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये बार बार हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो सारा इम्पोर्टेंट है। इसी के भीतर से आपका जितना क्वेश्चन लिखना होता है वहाँ उतना क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन प्रेजेंट डे ऑफ सोसाइटी। वर्तमान समाज में प्रबंध की विशेषताओं एवं महत्व का वर्णन करें। देखिए, मैनेजमेंट क्या है ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि दूसरे लोगों से काम कराने की जो कला है उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। जो भी मैनेजर होता है अपने से पत्थर नहीं ढोता है, दूसरे से पत्थर ढुलवाता है, और इस तरह से बहुत सारा काम मैनेजर अपने नहीं करता है और दूसरे लोगों से कराता है। इसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजमेंट करना बोलते हैं। तो ठीक है, मैनेजमेंट क्या है वो तो हम लोग जानते हैं, मगर उसका कुछ विशेषता को अगर लिखना है तो आपको पॉइंट वाइज उसको लिखना होता है कि जैसे मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। जैसे मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, इस तरह से मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। यूनिवर्सल मतलब क्या हुआ, पूरा कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, विश्वव्यापी होता है, विश्व में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, हर एक काम के लिए यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ सोशल पर्पस होता है, प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। ये बहुत सारा विशेषता है, आप उसको लिख सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ लिखना है कि इसका इम्पोर्टेंस आज के युग में, आज के सोसाइटी में क्या है। तो इम्पोर्टेंस के बारे में भी आपको लिखना है। आधुनिक युग में जो हम लोग का मैनेजमेंट है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। आप जैसे मान लो कि आज के युग में जो कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, जिसको उस कंपटीशन में आगे बढ़ना एक बहुत ही टफ काम है, जो मैनेजमेंट होने के कारण थोड़ा आसान हो जाता है। टू रन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टू रन लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप बड़ा प्रोडक्शन का काम करना है तो मैनेजमेंट का अभाव में आप कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब जो भी लेबर्स हैं सोसाइटी में जो काम करते हैं हम लोगों ऑर्गेनाइजेशन में, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो बहुत तरह का है, जैसे आपका निर्धारित उद्देश्य जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आज के डेट में बिना मैनेजमेंट का ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इतना कंपटीशन है, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, काम करने नहीं देंगे, रेट कम कर देंगे, आपको परेशान कर देंगे। तो ये सब चीज़ मॉडर्न युग में आम बात है। इसको सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आंसर आप समझ गए कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ठीक है, प्रबंधन विचारधारा के इतिहास के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसको 4 भाग में ये बटा हुआ है इसका डेवलपमेंट को, उसको 4 भाग में आप लिख देंगे तो काम हो जाएगा। जैसे पहला है क्लासिकल, सबसे पहला है अर्ली और एंसेंट मैनेजमेंट थॉट, दूसरा है क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट, तीसरा है न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट, और चौथा है मॉडर्न थॉट। ये 4 चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट इसके अंदर भी बहुत सारा टॉपिक है, ये आपको बना के लिखने से काम नहीं चलने वाला है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक से। ठीक है, इस संबंध में एक वीडियो हम बना देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो शायद कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन प्लानिंग, डिस्कस इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्लान। नियोजन को परिभाषित कीजिए, व्यावसायिक प्रबंध में इसकी प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व पर चर्चा करें और अच्छी योजना की विशेषताओं को भी समझाएं। देखिए, प्लानिंग क्या होता है आप जानते हैं, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लानिंग। बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में प्लानिंग क्या है ये बताना है, उसका नेचर बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, और अच्छा प्लानिंग करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को वो भी बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, निर्णय लेने का महत्व क्या है।
देखिए इसमें मैनेजमेंट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, तो आपको ये बताना है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है किसी मैनेजमेंट सिस्टम को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या करें तथा संगठन के प्रकार भी बताएं। आपको लिखना है कि संगठन क्या होता है, ठीक है। जब 2, 4, 10, 20 आदमी मिल के हम लोग एक संस्था चलाते हैं तो वो एक संगठन बन जाता है, ठीक है। उसका सिद्धांत क्या होना चाहिए ये आपको लिखना है, और संगठन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसका आंसर इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। भारार्पण क्या है और भारार्पण के प्रकार क्या हैं। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक बड़ा ऑफिसर अपना कार्यभार बढ़ जाने के कारण अपने छोटे मतलब निचले स्तर के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उसको अपना कार्यभार मतलब अपना काम सौंप देते हैं कि ये काम आज से आप करना, उसको अथॉरिटी देते हैं, उसको पावर देते हैं, तो वो ड्यूटी बन जाता है। वो नीचे स्तर के जो एम्प्लॉई है वो उस काम को करने के लिए बाध्य होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको भारार्पण बोलते हैं। तो भारार्पण बहुत तरह का होता है। पार्शियल भारार्पण होता है, मतलब फुल्ली पावर, पूरा पावर दे के आप भारार्पण करते हैं। किसी कम समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए भारार्पण होते हैं। तो आपको इसको बुक से देख के तैयार करना है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, उसका प्रकार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है, एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग क्या होता है, जब हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फर्म चलाने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों का अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों का भर्ती किया जाता है। मतलब फर्म के अंदर उसको अपॉइंट किया जाता है और उसको हम लोग काम में लगा के मतलब उससे यूज़ करते हैं लोगों को, और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करते हैं फर्म के लिए। इसके लिए हमको स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं, भर्ती करना बोलते हैं। एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। आपको इसका स्टाफिंग को भर्ती करने का क्या प्रोसेस है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लोगों को हम लोग भर्ती कहाँ से करते हैं, इंटरनल सोर्स से कि एक्सटर्नल सोर्स से, ये प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे हम लोगों को जनाते हैं कि हम आप वैकेंसी हमको निकालना है, निकाले हैं, आप आके हम हमारे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। ये सब कुछ प्रक्रिया है जिसको स्टाफिंग को पूरा किया जाता है। तो आप इसको भी तैयार कीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोटिवेशनल प्रोसेस। अभिप्रेरण को परिभाषित करें तथा अभिलक्षण एवं मतलब इसका फीचर्स, विशेषता और अभिप्रेरण प्रक्रिया की व्याख्या करें। देखिए कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैनेजमेंट सिस्टम चलाते हैं हम लोग, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं। कुछ स्किल पर्सन होते हैं, कुछ अनस्किल पर्सन होते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कुछ अनएक्सपर्ट होते हैं, कोई मतलब इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं कि हम अपना काम को ठीक ढंग से करेंगे। कोई मतलब ऐसा ही होता है कि काम करेंगे ना, क्या है तनख्वाह तो मिलता है कि करेंगे, कभी करेंगे, काम आराम से टालते रहता है। तो ऐसे में जो लोग टालते हैं काम को, तो उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप अपना काम को टाइम से करो, आप कर सकते हो। इस तरह से हम लोग मोटिवेट करते हैं, इसको मोटिवेशन करना बोलते हैं। तो मोटिवेशन करना कैसे करते हैं उसका आपको डेफिनेशन देना है प्रॉपर वे में, ठीक है। एक्सप्लेन द फीचर्स आपको बताना है मोटिवेशन का फीचर्स क्या है और मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है। किसी व्यक्ति को अगर हमको मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना है, तो क्या प्रक्रिया है उसको आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन सम ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर्स इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। उचित संचार के माध्यम पर चर्चा करें। आधुनिक संगठन में कुछ संचार बाधाओं की व्याख्या करें और संचार के चैनलों की भी व्याख्या करें। देखिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है, संचार का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना या कुछ नॉलेज
भेजने का काम करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कम्युनिकेट करता है, कुछ बात बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ मैसेज देता है, इसको हम लोग संचार करना बोलते हैं, कम्युनिकेशन करना बोलते हैं। इसके बहुत सारे महत्व हैं, आपको उसको पढ़ना है। इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग का मैनेजमेंट सिस्टम में, ये आपको बताना है। तो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस प्रोसीड्यूर, आपको जो व्यवसाय की सुव्यवस्थित कार्यविधि है उसको करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। मैनेजर किसी को भी कम्युनिकेट कैसे करेगा, मतलब वो बात करता है तो एक तरह से समझो कि कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट लोएस्ट कॉस्ट के लिए आपको कम्युनिकेशन करना है कि ताकि कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ये भी इसके लिए भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्विक डिसीजन एंड एनफोर्समेंट के लिए तुरंत आप किसी चीज़ का डिसीजन ले सके और उसको तुरंत एनफोर्स करा सके, क्रियान्वित करा सकते हैं काम को, इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल अच्छा रह सके, इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंस था, बट कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स भी आपको लिखना है। कम्युनिकेशन का जो बैरियर्स होता है, वो पहला बैरियर है कि आपको स्ट्रक्चर जो आप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का, उसमें आपको बाधा आता है। अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप अच्छा नहीं बना सकेंगे, संगठन का संरचना संबंधी बाधाएं आएंगी। दूसरा है लैंग्वेज संबंधी बाधाएं, मतलब बैरियर्स एज टू लैंग्वेज, आपको भाषा का दिक्कत होने के कारण आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो सकते हैं। बैरियर्स एज लिसनिंग, सुन नहीं सकते हैं किसी को, आवाज़ नहीं आती है आपके पास, तो इसके कारण आपका बैरियर हो सकता है, मतलब बाधा हो सकता है। बैरियर एज अ इमोशनल अप्रोच, अगर कोई भावुक होता है, भावनात्मक दृष्टिकोण से अंतर आ सकता है। किसी स्टाफ का भावना कुछ और है, किसी दूसरे स्टाफ की भावना कुछ और है, तो इसके कारण भी आपका जो कम्युनिकेशन है नहीं हो पाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है, मानसिक पीड़ा होती है, किसी को मानसिक तनाव आता है जिसके कारण वो अपने बातों को रख नहीं सकता है। बैरियर एज अ डिफरेंट इन स्टेटस और पोजीशन के कारण, भिन्न भिन्न पद के लोग के कारण, जैसे ऑफिसर है कोई, क्लास 1 ऑफिसर क्लास 2 ऑफिसर से बात नहीं करना चाहता है, या क्लास 2 ऑफिसर 4th ग्रेड स्टाफ से बात नहीं करना चाहता है, इसके कारण आपका बैरियर हो सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, मतलब एक दूसरे से व्यक्ति आपस में आक्रोश है या कुछ अलग टाइप का उसके साथ बात व्यवहार अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से बैरियर हो सकता है कि आप किसी एक जगह पर हैं और कोई दूसरा व्यक्ति बहुत दूर की जगह पर है, जिसके कारण एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। जैसे लोगों के हितों की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाएं, बैरियर अरेजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, इसके कारण बाधा हो सकता है। तो ये सब कुछ बाधाएं हैं जो आपको लिखना है। वहाँ बहुत आसान टॉपिक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से इसको आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप, discuss briefly the various style of leadership and also explain the leadership qualities। नेतृत्व के प्रमुख लक्षण बताइए, नेतृत्व की विभिन्न शैलियों पर संक्षेप में चर्चा करें और नेतृत्व गुणों की भी व्याख्या करें। देखिए, नेतृत्व का विशेषता बताने से पहले आप नेतृत्व क्या है उसको थोड़ा सा लिखेंगे। नेतृत्व का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करता है, मतलब लीडरशिप करता है, और वो अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को फॉलोअर बना के रखता है। और जो नेता बोलता है, मतलब जो लीडर बोलता है, वो सारे जो उसके फॉलोअर है वो काम को करते हैं बिना किसी संकोच के, तो इसको लीडरशिप बोलते हैं। लीडरशिप की कुछ विशेषता क्या होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए कि वो फॉलोअर्स उसका होना चाहिए, बहुत सारे फॉलोअर्स होना चाहिए, मतलब उसके अंडर बहुत सारे मतलब ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो उसके एक आवाज़ में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वो वैसा अनुयायी चाहिए, मतलब ताकि वो फॉलो करे उस नेता को। डायनेमिक प्रोसेस होता है, गतिशील प्रक्रिया होता है, नेता का जो प्रक्रिया होता है वो डायनेमिक होता है, चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। आइडियल कॉन्टैक्ट होता है, मतलब आदर्श आचरण होता है। और उसके बाद एक्टिव रिलेशन होता है, क्रियाशील संबंध होता है, मतलब उसको एक्टिव रहना पड़ता है,
ये यूनाइटी ऑफ इंटरेस्ट, हितों की एकता होना चाहिए, मतलब जिसके बारे में सोचेंगे सबको एक जैसा समझना चाहिए उसको, किसी को ज़्यादा ध्यान देंगे किसी के पीछे कम ध्यान देंगे तो नेता का ये गुण नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए नेता को। इस तरह से बहुत तरह का विशेषता और भी हैं जिसको आपको बुक से पढ़ना है। आत्मबोध होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, अर्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच उसका होना चाहिए। तो ये सब कुछ विशेषता है, ये सब फीचर्स को जिस व्यक्ति के अंदर होता है वो एक आदर्श नेता बन सकता है। साथ में आपको इसको बताना है कि एक नेतृत्व का विभिन्न शैलियाँ क्या है, मतलब स्टाइल्स क्या हैं। नेतृत्व का स्वरूप में आपको 3 तरह का स्वरूप देखने के लिए मिलेगा, जैसे मोटिवेशनल, पावर और सुपरवाइजरी। ठीक है, मोटिवेशनल में 2 तरह का मोटिवेशन होता है, किसी काम को करने के लिए आप मोटिवेट करते हैं या फिर किसी काम को नहीं करने के लिए मोटिवेट करते हैं अपने फॉलोअर को, तो ये मोटिवेशनल स्टाइल हुआ। ठीक है, पावर क्या है, पावर 3 तरह का होता है, जैसे निरंकुश, जनतांत्रिक और स्वतंत्र। ये 3 तरह का पावर यूज़ करते हैं एक जो लीडर होता है वो। और थर्ड होता है पर्यवेक्षकीय स्वरूप, मतलब सुपरवाइजरी। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड होते हैं एक, और एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं सुपरवाइजरी में। एक एम्प्लॉय को ध्यान देने वाला नेता और एक प्रोडक्शन को ध्यान देने वाला नेता। ठीक है, तो ये इस तरह का हम लोग का स्टाइल होता है लीडरशिप का। और लीडरशिप का आपको बताना है कि क्वालिटीज़ क्या होता है। एक अच्छा नेता में 3 तरह का गुण देखने के लिए मिलता है, जैसे शारीरिक गुण मतलब फिजिकल क्वालिटीज़, इंटरएक्चुअल क्वालिटीज़ एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़। ठीक है, शारीरिक गुण में आपको उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, उसको स्फूर्ति एवं सहनशीलता होना चाहिए, वो व्यक्ति सहनशील होना चाहिए, कोई कुछ भी बोल देता है तो उसको आराम से सोच समझ के बात करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ में आपका स्वस्थ निर्णय लेने वाला क्षमता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो साउंड डिसीजन ले सके। मेंटल कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए उसका। ठीक है, गुण ग्रहिता होना चाहिए, मतलब रिसिप्टिवनेस होना चाहिए, समस्याओं की ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच रखकर अपना समस्या को समाधान करने वाला व्यक्ति को हम लोग बौद्धिक गुण वाला व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति होना चाहिए, पर्सनल मैग्नेटिज्म होना चाहिए उसके पास। ठीक है, कोऑपरेटिव होना चाहिए, लोगों को कोऑपरेट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उत्साह, साहस और लगन वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, और ये सब कुछ गुण होने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक अच्छा नेता का गुण उसमें पाया जाता है, तो वो एक अच्छा नेता भी बनता है। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है और एग्ज़ाम में आपको जाके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण को परिभाषित करें और प्रबंध में नियंत्रण का महत्व और निर्णय नियंत्रण की तकनीकों की भी व्याख्या करें, और नियंत्रण की तकनीकों की भी व्याख्या करें, मतलब जो कंट्रोल का जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ नियंत्रण का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट कुछ पहले से प्लानिंग करके जो एम्प्लॉय लोग को काम करने के लिए जो टास्क दिया जाता है, जो आपको बताया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसके हिसाब से जो काम आप कर रहे हैं उसको एक्चुअल में वो काम कितना करना चाहिए उस समय तक, उसको पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो काम आपको दिए हैं वो कितना आप किए हैं। अगर उसमें कुछ कम काम होता है, एम्प्लॉय अगर कुछ कम काम करते हैं, तो ये दोनों को जो डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण मैनेजमेंट को इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ता है और उस एम्प्लॉय को थोड़ा सा बोला जाता है कि आप काम को कम कर रहे हैं, परफेक्ट टाइम पर पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट में इसको कंट्रोलिंग करना बोलते हैं। मतलब परफेक्ट ढंग से काम आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा ना, आपको नुकसान होगा, प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसे एम्प्लॉय को रख के क्या काम करेंगे। तो काम परफेक्ट टाइम में परफेक्ट ढंग से पूरा हो जाए, इस चीज़ को कराने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, ताकि समय रहते आपका काम पूरा हो जाए, तो इसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का बिजनेस मैनेजमेंट में। कंट्रोलिंग का जो
इम्पोर्टेंस तो है ही। अगर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका मैनेजमेंट का जो भी टारगेट है वो पूरा नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। इसलिए कंट्रोलिंग करने से आपको कुछ इम्पोर्टेंस मिलता है, जैसे फैसिलिटेट्स डेलीगेशन प्रोसेस, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण का साधन है। मतलब हम लोग अगर कंट्रोल करते हैं तो पता चल जाता है कि हमको मोटिवेशन करना है किसी एम्प्लॉय को, ठीक है। ये पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेट करना है, उससे बात करना है ताकि समय पर वो काम पूरा कर दे। ये सब के लिए इम्पोर्टेंस तो है, कारण बिना कंट्रोलिंग का मैनेजमेंट अच्छे ढंग से हम लोग नहीं कर सकेंगे। इसी क्वेश्चन में लिखा है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए। बेसिकली हम लोग नियंत्रण का जो टेक्नोलॉजी है वो दो भाग में बांटे हुए हैं, जैसे ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक एंड मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। परंपरागत नियंत्रण तकनीक और आधुनिक नियंत्रण तकनीक। परंपरागत में आप 8-9 तरीके से आप कंट्रोल करते हैं, जैसे बजटरी कंट्रोल, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डाटा, स्पेशल रिपोर्ट एंड एनालिसिस करके, ऑपरेशनल ऑडिट करके, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके, पॉलिसी प्रोसीडियर एंड इंस्ट्रक्शन देके, रेशियो एनालिसिस करके, अदर टेक्निक। देखिए ये सारा जो आंसर आप बनाइएगा ना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा। हो सकता है कि इसमें से बीच से कोई टेक्निक को उठा के पूछ दे, आपसे पूछ दे कि ऑपरेशनल ऑडिट करके कैसे हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक में भी बहुत सारा टेक्निक अभी आजकल यूज़ किया जाता है, जैसे जीरो बेस्ड बजट, प्रोफेशनल बजट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजरियल ऑडिट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसको पर्ट भी बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड CPM है होता है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है ना, पूरा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बुक से, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होता है जिसको यूज़ करके हम लोग मैनेजमेंट में जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में कुछ शॉर्ट नोट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट सिस्टम जब हम लोग चलाते हैं तो कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। एक मजदूर दूसरा मजदूर के साथ कोऑर्डिनेट करे, एक मजदूर अपने ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करे, तभी जाके अपना मैनेजमेंट सही ढंग से पूरा होता है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नोट ये आप अच्छे से करिएगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, व्यू रचनात्मक प्लानिंग क्या है, मतलब ये एक ऐसा प्लानिंग होता है जहाँ पर हम लोग उद्देश्य को पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसके हिसाब से एक व्यू रचना करते हैं, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और उसको कैसे करके हम लोग अपना उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उद्देश्य क्या होता है फर्म का, जो प्रॉफिट जनरेट करना, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना टारगेट को पूरा करते हैं। तो इस पर आपको एक नोट लिखना है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, फर्म में जो मैनेजर है ना वो अपना पावर सेंट्रलाइज रखता है, मतलब किसी को पावर नहीं देता है, जो भी काम करना है वो बोलता है तब करता है, किया जाता है। मगर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब सारा पावर एक जगह नहीं रहता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है, इसका पावर भी दे दिया जाता है, अथॉरिटी भी दे दिया जाता है, और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बांट दिया जाता है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी तैयार करिए आप। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब उत्तरदायी, जिम्मेवारी लेना, उत्तरदायी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि फर्म के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उसको कुछ काम दिया जाता है तो उसको उसके बदले में उसको रिस्पॉन्सिबल भी किया जाता है। अगर वो काम ठीक से नहीं करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी भी देना होगा, मतलब जवाबदेही भी उसको करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट में दिया जाता है लोगों को, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। तो इस पर भी आपको शॉर्ट नोट देखना है। एक है हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये एक राइटर था, वो अपना मोटिवेशन पर एक थ्योरी लिखा था, इस पर भी एक शॉर्ट नोट आपको तैयार करना है। और मे भी ये बड़ा क्वेश्चन में भी अगर आता है तो थोड़ा मुश्किल है बहुत ज़्यादा लिखना, मगर अगर शॉर्ट नोट में आया तो ठीक है, आप इसको एक पेज में लिख सकते हैं आराम से, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या उसका विचारधारा था। और नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बजटरी कंट्रोल का मतलब होता है
कि आप अपना जो काम कर रहे हैं, फर्म में चला रहे हैं बिजनेस, तो बजट करके आप अपना बिजनेस को चलाइए। मतलब बजट करके मतलब खर्चा कितना करेंगे आप, उसका बजट बना लीजिए। सेल कितना करना है उसका बजट बना लीजिए। माल कितना खरीदना है उसका बजट बना लीजिए। इस हिसाब से बजटरी कंट्रोल डेवलप करके आप अपना बिजनेस को चलाएंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा और बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग ये सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इतना सारा टॉपिक था, उसको डिस्कस करके बताने में थोड़ा वीडियो बड़ा हो ही जाता है। तो अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आया है, आपको यूज़फुल है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है।